गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना 4th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है जलवायु। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तर भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। दक्षिण भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ लगभग एक जैसा मौसम रहता है हमेशा। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियां मृदु होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता, वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जलवायु होती क्या है। तो देखो बच्चों, जो हमारे वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाएं होती हैं, एक लंबे समय में जलवायु में हमारे परिवर्तन आता है। जलवायु जो बनती है एक लंबे समय में बनती है, जैसे 50 साल या 100 सालों में या 150 सालों में, इस तरीके से। और मौसम क्या होता है? मौसम होती है हमारी वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, जो क्या है, बहुत जल्दी बदलता रहता है। जैसे मौसम तो हमारा दिन में भी कई बार बदल जाता है कि अभी हमारा बारिश का मौसम हो रहा है, अभी हमारा एकदम से गर्मी हो जाएगी, बारिश हो गई, ऐसे हो जाता है। मौसम तो चेंज होता रहता है। देखो, मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। देखो, मानसून क्या होता है? जिसमें कि ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा बदलती रहती है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। हमने जब पहला लेसन पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था तुम्हें कि हमारे भारत की स्थिति किस प्रकार से है। तो हमारा थोड़ा सा हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है, बाकी हमारा शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है, जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से अलग है। इनमें बिल्कुल अंतर है कि कहाँ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु मतलब तटवर्ती क्षेत्रों से लगता हुआ नहीं है, और केरल और तमिलनाडु जो है हमारे तटवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ की जलवायु हमेशा एक प्रकार की रहती है। और यहाँ की जलवायु उत्तर प्रदेश और बिहार की में क्या है, अंतर आता रहता है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु क्या है, मानसूनी प्रकार की ही है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतु की लय और आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा की भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। देखो, गर्मियों में पश्चिम राजस्थान में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है। हम न्यूज़पेपर जब गर्मियों में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसलमेर में, चूरू में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, सड़कों पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है, तो क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ पर देखो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने में किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे भी अधिक हो जाता है। उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। देखो, अब हम यहाँ पर अंतर महसूस कर रहे हैं, कहाँ राजस्थान का और कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का अंतर आ गया। जबकि जलवायु किस प्रकार की है, मानसूनी प्रकार की ही है। दिसंबर की किसी रात में जम्मू और कश्मीर में द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। द्रास जो हमारा क्षेत्र है वो सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। जम्मू कश्मीर में द्रास सबसे ठंडा क्षेत्र है। जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम तथा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतु के अनुसार अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान से 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी भिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती हैं। देखो, 24 घंटे में भी हमारे क्या है, टेम्परेचर में अंतर आ जाता है। रात को तापमान अलग रहता है, दिन में तापमान अलग रहता है। देखो, यहाँ उदाहरण ले लेते हैं कि केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। किंतु थार के मरुस्थल में यदि दिन का टेम्परेचर हम लेते हैं, देखो रेत वाले स्थान पर क्या होता है कि दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है दिन में, लेकिन रेत क्या है, रात में उसी प्रकार से जल्दी ठंडी हो जाती है, तो वहाँ रात को भी क्या है, ठंड जैसा मौसम हो जाता है। तो रात का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाता है।
आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखें। वर्षण हमारी बारिश को ही हम कहते हैं, वर्षा को ही। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होती है, वहाँ पर क्या है, बर्फ के रूप में होती है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षा कैसे होती है, जल की बूंदों के रूप में होती है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर होता है। हम देखते हैं कि मैं बहुत बार तुम्हें बता भी चुकी हूँ, हमने पहले जब लेसन पढ़ा था तो मैंने गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ तुम्हें बताई थी, और मैंने उसमें बताया था कि जो खासी पहाड़ियाँ हैं उनके दक्षिण में हमारा चेरा पूंजी और मासिवराम जो स्थान है वो स्थित हैं। वहाँ पर क्या है, हमारी सर्वाधिक बारिश होती है। जो हमारी मानसूनी पवनें आती हैं वो कीपाकार पहाड़ियाँ हैं उनमें प्रवेश कर जाती हैं और वहाँ पर सर्वाधिक बारिश करती हैं। तो वार्षिक वर्षा वहाँ पर 1080 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। अभी देखो मैं तुम्हें गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियाँ एक बार फिर से दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये है हमारा मेघालय। नक्शा तुम्हें पता चल गया होगा, सिर्फ मैंने मेघालय वाला ही हिस्सा ले रही हूँ इसमें। मेघालय वाले में देखो, यहाँ पर हमारे गारो, खासी और जयंतिया इस प्रकार से हमारी पहाड़ियाँ हैं, और खासी पहाड़ियों के दक्षिण में हमारा क्या है, मासिवराम और चेरापूंजी। देखो इस वाले जो नेचुरल वाला मैप है उसमें चले जाते हैं हम। देखो खासी पहाड़ियों के दक्षिण में हमारा चेरापूंजी और इधर ही हमारा मासिवराम है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है इन क्षेत्रों में। मेघालय की इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। देखो राजस्थान का जो जैसलमेर है वो क्या है, मरुस्थलीय इलाका है, और वहाँ पर क्या है, बारिश कम होती है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में ही एक दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर के 10 वर्षों में नहीं होती है। देखो तुरा भी एक क्षेत्र है गारो पहाड़ियों के जस्ट दक्षिण में। अभी अभी हमने मैप में देखा था, उसमें तुरा की भी लोकेशन हमें दिखाई थी। देखो मैं फिर से तुम्हें बताती हूँ एक बार। देखो ये रहा हमारा मेघालय, ये रहा हमारा गारो पहाड़ियाँ, और ये रहा हमारा तुरा क्षेत्र। बच्चों मैं ये लोकेशन तुम्हें इसलिए दिखाती हूँ ताकि हम लोकेशन देखते हैं तो उससे क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं मैप को देख के। ठीक है, यहाँ हमने खासी पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी और मासिवराम देखा था, और गारो पहाड़ियों के नीचे तुरा। यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि जैसलमेर में 10 वर्षों में नहीं होगी, इतनी यहाँ पर एक दिन में हो जाती है। आगे देखो, जितनी जैसलमेर के 10 वर्षों में नहीं होती है। उत्तर पश्चिम हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र की तो हम बात कर ही चुके हैं, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। ये पता है हमें कि वहाँ पर कीपाकार पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर क्या है, ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि जो विश्व के जो सबसे ज़्यादा बारिश वाले जो क्षेत्र हैं वो खासी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है हमारा चेरापूंजी और मासिवराम जो क्षेत्र हैं वो वहीं पर स्थित है। जुलाई अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार बारिश करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत व शुष्क रहता है। देखो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कोरोमंडल तट हमारा कौन सा है, जो हमारा कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, वो हमारा कोरोमंडल तट है। वहाँ पर क्या है, लौटता हुआ मानसून बारिश करता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, जबकि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों में आरंभ होती है। देखो सभी जगह हमारे बारिश क्या है, हमारा मानसून लगभग जून के आसपास, 1 जून के आसपास हमारे केरल में सबसे पहले भारत में केरल से टकराता है, वहाँ पर बारिश स्टार्ट होती है। और जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो क्या है, लौटते हुए मानसून से बारिश प्राप्त करता है। जब मानसून वापस लौटने लगता है तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेता है और उसके बाद बारिश करता है यहाँ पर। इसके बारे में हम देखो अभी आगे पढ़ेंगे, आगे मैं नक्शे से तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। अब देखो प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करते हैं तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तो स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक हैं और एक वायुदाब और पवन संबंधी कारक हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है हमारा अक्षांशीय स्थिति। आप भारत की जानते हो कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। आप ये भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। ये भी हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग तो किस में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है।
कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले लेसन में, मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको। हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय, ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। देखो हिमालय की जिस प्रकार से स्थिति है, हमारे भारत का जो नक्शा है उसमें हमारा हिमालय है, एक बार मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो इसी नक्शे पे आ जाते हैं हम कि हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है वो इस प्रकार से फैली हुई है चाप के रूप में। तो वो क्या है, उत्तर भारत से विश्व के जो उत्तरी हिस्सा है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, जो उनको यहाँ भारत में प्रवेश करने से रोकता है एक तरीके से। ठीक है, उत्तर में हिमालय, ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है कि उत्तर से आने वाली हवाओं को यहाँ आने से रोकता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीपों को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। जल और स्थल का वितरण, भारत के दक्षिण में तीन और हिंद महासागर, उत्तर की ओर ऊंची अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है। देखो हम बात करते हैं कि जब सूरज हमारा चमकता है तो उससे क्या है, स्थल भाग तो हमारा जल्दी से गर्म होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें एक प्रॉपर क्षेत्र पर आती हैं तो उसको जल्दी से गर्म कर देती हैं। जबकि पानी वाले क्षेत्र में क्या होता है कि ऊपर का हिस्सा पहले गर्म होगा, फिर धीरे धीरे किरणें नीचे जाएंगी, फिर नीचे का गर्म होगा, ऐसे बहुत टाइम लगता है, इतने क्या है रात हो जाती है। तो स्थल भाग है वो जल्दी गर्म होता है, जल भाग देर से गर्म होता है। तो स्थल जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और जल जितनी देर से गर्म होता है तो ठंडा भी देर से ही होता है। जल और स्थल के इस विदेही तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। अगला है हमारा समुद्र तट से दूरी। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। देखो जो तटवर्ती क्षेत्र हैं भारत के, जैसे गुजरात बात करें, महाराष्ट्र है अपना, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये हमारे क्या तटवर्ती क्षेत्र हैं। यहाँ पर लगभग एक जैसी जलवायु हमेशा बनी रहती है। और जबकि भारत के जो अंदरूनी हिस्से हैं उनमें क्या है, उनमें तटवर्ती क्षेत्र नहीं है तो वो समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर, अमृतसर के मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई के साथ क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। इसीलिए तो हम क्या है, गर्मियों में अपने हिल स्टेशन को पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर मौसम कैसा होता है, सुहावना होता है, ठंडा होता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं कि एक ही अक्षांश पर आगरा और दार्जिलिंग हमारा पश्चिम बंगाल में है, आगरा हमारा उत्तर प्रदेश में है। देखो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन दार्जिलिंग क्या है, दार्जिलिंग में हमारा टेम्परेचर कम रहता है एक ही अक्षांश पर स्थित होने के कारण। किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि दार्जिलिंग में ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या है, दार्जिलिंग हमारा ठंडा स्थान हो गया, इसलिए लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। उच्चावच हमारा धरातल। भारत का भौतिक स्वरूप तथा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिम घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिम घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। देखो पवन मुखी ढाल और पवन विमुखी ढाल, दो प्रकार के ढाल होते हैं। उनमें क्या होता है कि जिस क्षेत्र पर जहां से पवनें आ रही हैं, मैं देखो तुम्हें बताती हूँ कि किस तरीके से बात होती है। देखो ये रहा हमारा, जैसे हमने ये पहाड़ बनाया, यहाँ से हमारी पवनें आ रही हैं, तो ये इस तरीके से चलेंगी और आगे ऊपर टकरा के इन क्षेत्रों में बारिश कर देंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पवन मुखी ढाल, जहाँ से पवन चल रही है। और यहाँ पर पवन नहीं पहुंची तो ये हमारा कौन सा होगा, पवन विमुखी ढाल। पवन मुखी ढाल और पवन विमुखी ढाल। ठीक है, देखो आगे है हमारा
हाँ, तो इसमें बात कर रहा था कि इस दौरान पश्चिम घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। देखो, जब हमारा मानसून जो टकराता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, टकराता है, सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराता है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्रों में वो बारिश करता है। इसके अलावा इधर वाला क्षेत्र होता है वो पवन विमुखी रह जाता है, उसके कारण यहाँ पर कम बारिश प्राप्त होती है। वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक के बारे में पढ़ते हैं। भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्न 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। पहला है वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। वायु भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहतियों और जेट प्रवाह के अंतर्वाह के द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण और शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा के अनुकूल दशाएं। उपयुक्त 3 कारकों की क्रियाविधि को शीत तथा ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भली भांति समझा जा सकता है। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु की मौसम की क्रियाविधि के बारे में। देखो, शीत ऋतु में क्या होता है, भारत में टेम्परेचर कम होता है, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं और तापमान, इस बात को बहुत गहराई से समझें कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं और जो तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। जब तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है। शीत ऋतु जो होती है उसमें हमारा टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम तो वायुदाब अधिक। तो इसी चीज को अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखें और फिर अब हम आगे बात करते हैं। देखो, धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य व पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में यानी तिब्बत वाले क्षेत्र में तापमान तो यहाँ पर कम है, तो वायुदाब कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है, तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, यानी हवाएं हमेशा शीत ऋतु में कैसे चलेंगी, स्थल भाग से अपने समुद्र की ओर चलेंगी। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिम पवनों के प्रभाव में आ जाता है। देखो, मैं एक बार इसके बारे में तुम्हें बता देती हूँ कि ये किस तरीके से होता है। देखो, ये हमारा भारत का नक्शा है। जैसे देखो, ये भारत का नक्शा है। हम हल्का सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं बस। देखो, क्या होता है कि यहाँ पर हमारा क्या है, सर्दियों में ठंड पड़ेगी यानी टेम्परेचर कम, ठीक है। टेम्परेचर कम पड़ने से क्या है, वायुदाब अधिक होगा, तो यहाँ तिब्बत में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो हम हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। जब यहाँ पर उच्च वायुदाब बन रहा है तो नीचे क्या बन रहा है, निम्न वायुदाब बन रहा है। तो हवाएं हमेशा इस तरीके से स्थल भाग से जल भाग की ओर चलेंगी। कब, शीत ऋतु में, ठीक है। इसके जस्ट विपरीत हमारे ग्रीष्म ऋतु में चलती है। हमें बस इतना सा पता होना चाहिए कि वायुदाब और टेम्परेचर में विपरीत संबंध होता है और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। आगे देखो, जेट प्रवाह तथा ऊपरी वायु परिसंचरण। जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतहों में चलती हैं। निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिम एशिया पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है और ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जेट प्रवाह कहते हैं। इनकी ऊंचाई होती है 9 से 13 किलोमीटर और ये कहाँ पर चलती है, समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली पछुआ पवनों के प्रभाव के अधीन होती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बट जाता है। तिब्बत का पठार के कारण क्या होता है, इसमें ये 2 भागों में बट जाता है, जिसकी एक शाखा तो देखो ये रहा हमारा तिब्बत, जिसकी एक शाखा तो क्या है, उत्तर में बहती है तिब्बत के पठार के, और एक शाखा जो है दक्षिण भाग में हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। ये हिमालय के पूर्व में दक्षिण की ओर बहती है। एक तिब्बत के पठार के उत्तर में और एक हिमालय के पूर्व की ओर बहती है, हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है।
इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ, देखो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, सर्दियों में हमारे जो बारिश होती है जिसे हम मावट के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे पश्चिमी विक्षोभ से कहते हैं। या तो पश्चिमी विक्षोभ कहें या हम भूमध्य सागरीय चक्रवात कहें। भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं या पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं क्योंकि वो पश्चिम दिशा से आते हैं, तो उसी से हमारे यहाँ पर मावट होती है। तो देखो पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है, यानी पश्चिमी हवाओं के द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत होता है। शीतकाल में क्या होता है, रात्रि का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, उससे हमें पता चलता है कि बारिश आने वाली है, विक्षोभ आने वाले हैं। देखो ये यहाँ पर एक नक्शा दे रखा है, इसमें हम बात करें तो ये हमारा भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पश्चिम दिशा से आते हैं, इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। इस तरीके से ये अपने ईरान, इराक, पाकिस्तान, भारत में इस तरीके से प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भी कहा जाता है या फिर हम इसे भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कह सकते हैं। इस भूमध्य सागरीय चक्रवात से होने वाली वर्षा जो होती है हमारी शीतकालीन वर्षा होती है, इस चीज का ध्यान रखें। प्रश्न सीधा ही पूछा जाता है ऐसे। आगे देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तेज गति से हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी में बात करें और हिंद महासागर में बात करें, अधिकतर बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न होते हैं। अभी हाल ही में काफी सारे तूफान आए हैं जो क्या है तटवर्ती क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले हमारे अरब सागर में भी तूफान उठे थे एक दो, उनका क्या है विभिन्न देशों के द्वारा नामकरण भी किया जाता है। वो इन तटवर्ती क्षेत्रों पर भारी क्षति करते हैं, जैसे उड़ीसा वाला क्षेत्र हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इन क्षेत्रों में क्या है भारी क्षति होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। अभी जैसा मैंने बताया मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। क्या आपने अपने दूरदर्शन पर प्रसारित मौसम रिपोर्ट में इन चक्रवातों की चाल को देखा है? बिल्कुल देखा होगा आपने, जब आप टीवी देखते हैं तो उसमें बहुत बार दिखाया जाता है कि ये तूफान आने वाला है, बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है या अरब सागर में उठ रहा है और उससे क्या है कि अब इस तट से टकराने वाला है और इतनी गति की हवाएं चलेंगी। इसमें बहुत ज्यादा इस तरीके की न्यूज आती रहती हैं जिन दिनों अपने तूफान आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं। अब देखो वहां हमने देखा था कि सर्दियों में क्या होता है, हमारे भारत में टेम्परेचर कम होता है तो वायुदाब अधिक होगा। यहाँ पर ठीक विपरीत हो जाएगा कि गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में आता है। इसके लिए हम एक चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले, कि उस चार्ट को पढ़ने से हमें काफी सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। देखो बच्चों, ये रहा हमारा एक सर्किल मैं बना देती हूँ। इसमें देखो ये है हमारी कर्क रेखा। मैं कर्क रेखा लेके चल रही हूँ, इसे 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है। ये हमारा सूर्य, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा सूर्य, यहाँ पे भी सूर्य। मैं बिल्कुल चलता हुआ बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दें इस पर, बस हमें कौन समझना है इसलिए बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारा कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। यहाँ पर 22 दिसंबर को चमकता है, 22 दिसंबर। ये है हमारा 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, 21 मार्च को ही 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो देखो 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर और 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारे भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य, ठीक है। इसी से प्रभाव पड़ता है हमारे कि जब हमारे सर्दियों के दिन होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह जहाँ से हमारी मकर रेखा गुजरती है वहां पर क्या है गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य सीधा चमकता है दिसंबर में। हमारे यहाँ तो दिसंबर में सर्दी होती है लेकिन वहां पर क्या है गर्मी होती है। देखो अब हम आ जाते हैं इस पर। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में आता है, उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। देखो ITCZ हमारे क्या है कि 0 डिग्री है, इस पर व्यापारिक पवनें इस तरीके से मिलती हैं।
देखो व्यापारिक पवनों के बारे में हम भौतिक भूगोल की जो किताब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। देखो इस तरीके से पवनें आती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ITCZ क्षेत्र बनता है ये, ठीक है, ये ITCZ क्षेत्र है हमारा। उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम वैज्ञानिकों ने पाया है कि भूमध्य रेखीय द्रोणी के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिम जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। प्राय ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिण गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति विस्तृत विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिम दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है और यही आर्द्र वायु धारा दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानी जाती है। देखो क्या होता है कि यहाँ से इस तरीके से ये हवाएं आती हैं और ये भूमध्य रेखा को पार करके और इस तरीके से यहाँ से घूमते हुए और अपने ऊपर की साइड अपना यहाँ भारत है, यहाँ से इस तरीके से नीचे से फिर यहाँ पे देखो इसकी बात कर लेते हैं हम। यहाँ भारत है ना, तो इसको भारत मान लो, भारत का नक्शा मान लो। इस तरीके से हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से प्रवेश करता है और उससे क्या है, हमारी बारिश होती है। आगे देखो, जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण। वायु एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिण भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता है। देखो मानसून का आगमन इसमें दिखा रखा है। पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग है। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता, एक प्रवाह एक लंबे दौर में भारत के ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। देखो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, मैंने अभी भी बताया कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर व्यापारिक पवनें अपनी आकर मिलती हैं तो वहां पर क्या बनता है, ITCZ कहें हम या अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहें, वो बनता है। वहां पर क्या है, फिर वायु ऊपर उठने लगती है क्योंकि दो पवनें आकर मिलती हैं तो वहां से वायु ऊपर उठने लगती है। आगे देखो, भारतीय मानसून की प्रकृति। मानसून एक सुपरिचित जलवायुवी घटक है परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे परीक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। मानसून की सही प्रकृति और उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया है। पिछले कुछ दिनों में इसका तौर तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार हैं। मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना, वर्षा लाने वाले तंत्र उदाहरणतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा मानसूनी वर्षा की आवृत्ति एवं वितरण के बीच संबंध और मानसून में विच्छेद। देखो मानसून का विच्छेद के बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे कि मानसून का विच्छेद क्या होता है। इससे पहले हम बात करते हैं एल नीनो के बारे में। देखो एल नीनो क्या होता है, एल नीनो ऐसी दशाएं होती हैं जो 5 या 10 साल में प्रकट होती हैं। एल नीनो का अर्थ होता है हमारा कि बालक ईसा। देखो एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा क्योंकि ये दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास आती है। इससे क्या होता है कि इससे विभिन्न प्रकार के परिणाम निकल कर आते हैं कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण की विकृति होती है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता होती है, प्लवक की मात्रा में कमी आती है जो मछलियों का भोजन है जिससे मछलियों की संख्या घट जाती है। और इससे क्या होता है कि जब एल नीनो का प्रभाव होता है तो उसके कारण हमारा मानसून कमजोर पड़ जाता है। ऐसे सूखा, बाढ़ मौसम की चरम अवस्थाएं आ जाती हैं। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990 से 91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी।
ठीक है, हम आगे बात करते हैं। देखो आगे यहाँ पर हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून का एक नक्शा दिया हुआ है कि देखो 1 जून को मैंने तुम्हें अभी भी बताया था कि सबसे पहले हमारे केरल के तट से भारत का जो दक्षिणतम तट है केरल में सबसे पहले 1 जून को हमारा मानसून टकराता है। फिर मानसून की एक शाखा यहाँ पर नर्मदा के किनारे से निकलती है और फिर एक शाखा हमारे अरावली के समानांतर निकलती है और यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से भी घूम जाता है, इधर से भी प्रवेश करता है। यहाँ से जाते हुए वो क्या है, अपने जो गारो खासी जयंती की पहाड़ियां हैं वहां पर बारिश करता है, उनमें कीपाकार पहाड़ियों में फंस जाता है, फिर यहाँ पर वो पवनें जो है हमारी बारिश करती हैं। आगे देखो मानसून का आरंभ 19वीं सदी के अंत में व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अभी मैंने बताया था 21 जून को हमारे क्या है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके विपरीत देखो क्या लिखा हुआ है कि हिंद महासागर के उत्तर में स्थित, यानी कि हमारा जो भारत वाला हिस्सा है वो जब गर्मी पड़ेगी, सूर्य लंबवत चमक रहा है तो क्या है, गर्म हो जाएगा वहां पर। तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन न्यून दाब का क्षेत्र विकसित होता है। जब टेम्परेचर अधिक हो गया तो वायुदाब कैसा होगा, न्यून होगा, तो न्यून वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है, तो निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। इन दशाओं में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है और इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती हैं। देखो अब हम नक्शे पे देख लेते हैं एक बार, नक्शे से क्या है हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो पहले मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर क्या है, हमारे सर्दियों में तो टेम्परेचर कम रहता है, उसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर कम तो वायुदाब अधिक। गर्मियों में क्या है, गर्मियों में टेम्परेचर अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से चलती हैं, जब यहाँ वायुदाब कम है तो हवाएं नीचे से चलेंगी, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ठीक है, इसीलिए हमारे गर्मियों में हवा कैसे चलती है, यहाँ से यहाँ की ओर चलेंगी। ठीक है, इसीलिए हमारा मानसून इस तरीके से आता है। आगे देखो, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र के से खिसकते ही दक्षिण भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है, यानी मानसून का आगमन एक तरह से विस्फोट, एकदम से फूटना। मानसून का भारत में प्रवेश दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर 1 जून को पहुंचता है, अभी भी मैंने नक्शे में बताया था, और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के अधीन हो जाता है। वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण, भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र है उष्ण कटिबंधीय अवदाब, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है, जो भारत के पश्चिम तट पर वर्षा करती है। पश्चिम घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं के अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है।